जय हिंद दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है भाई अपनी क्लास का। तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा कहां पर बनाई जा रही है, जो कि आपका चर्चा का विषय रहा है। ठीक है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा। तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा कहां पर? बोध गया बिहार के अंदर बनाई जा रही है। और भगवान जो बुद्ध हैं उनकी जो मूर्ति किस मुद्रा में? शयन मुद्रा में, यानी कि भगवान को सोए हुए दिखाया है। बुद्ध जी को क्या दिखाया है? सोए हुए दिखा भी। भगवान शयन मुद्रा में कह सकते हैं आप। तो शयन मुद्रा में उनकी क्या भी मूर्ति है। बोध गया के अंदर ये बनाई जा रही है। कहां पर बनाई जा रही है? बोध गया। बोध गया कहां पर भाई? बोध गया के अंदर ये मूर्ति बनाई जा रही है। और भारत के बौद्ध तीर्थ को पुनर्जीवित करने के लिए उद्देश्य कह रहे हैं, इसका कह सकते हैं उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो जो बौद्ध तीर्थ हैं उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए या बोध गया को पुनर्तीर्थ के रूप में, तो उद्देश्य है बौद्ध तीर्थ, बौद्ध धर्म से जो संबंधित तीर्थ हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए भी, बौद्ध तीर्थों को जीवित करने के लिए या तीर्थ को जीवित करने के लिए या पुनर्जीवित करने के लिए ये प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण किया जा रहा है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। किसके द्वारा ये मिशन किया जा रहा है? तो इसका निर्माण बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर में, आपका किसके द्वारा भी? बुद्ध बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर द्वारा। किसके द्वारा? बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर द्वारा इसका क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर जो एक संस्था है, इसका क्या किया जा रहा है? इसी चीज के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो 30 फीट ऊंची है, 30 फीट ऊंची है और 60 फीट क्या है भाई आपकी? अगर हम बात करें तो 60 फीट आपकी ये लंबी है भाई, सॉरी 100 फीट लंबी है भाई। 100 फीट क्या है? लंबी मुद्रा लंबी है भाई। 100 फीट क्या है? लंबी है। चलिए, इसको बनाना कब आरंभ किया था भाई? 2019 के अंदर इसे बनाना आरंभ किया था। कब बनाना आरंभ किया था? तो 2019 के अंदर इसे बनाना आरंभ किया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए साथ ही हम बात करते हैं इसे भक्तों के लिए कब खोला जाएगा? 2023 में इस मूर्ति को जो भी बौद्ध धर्म के या भगवान बुद्ध के जो उपासक हैं उनके लिए 2023 में इस मूर्ति को दर्शन के लिए क्या कर दिया जाएगा? इस तीर्थ स्थल को खोल दिया जाएगा, जो कि भगवान बुद्ध के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम थोड़ी सी। यहाँ पर बोध गया वह स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध किसकी प्राप्ति हुई थी भी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति आपकी यहीं पर हुई थी। ऐसा माना जाता है कि बोध गया में ही जो बोधि वृक्ष है उसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए भाई। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मूर्ति बनाई जा रही है। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी। और जो बोध गया प्राचीन काल से आपका हिंदू प्लस बौद्ध दोनों के लिए क्या है? हिंदू प्लस बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनके लिए पूजनीय स्थल रहा है। पूजनीय स्थल रहा है कह सकते हैं, या महत्वपूर्ण स्थल रहा है, धार्मिक महत्वपूर्ण स्थल आपका रहा है। ठीक है, यहाँ पर मूर्ति बनाई जा रही है। मूर्तियों की अगर हम बात करते हैं अनावरण की, तो एक मूर्ति आपकी कहां पर भाई? इंडिया गेट के ऊपर बनाई गई। इंडिया गेट के ऊपर आपकी एक मूर्ति बनाई गई है। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की भाई। सुभाष चंद्र बोस की जो होलोग्राम मूर्ति का क्या अनावरण किया था हमारे पीएम मोदी साहब ने। नंबर 1 मूर्ति। अगर मैं मूर्तियों की बात करूं या प्रतिमाओं की बात करूं तो पहली भाई। ठीक है, ओके। एक मूर्ति आपकी किसकी भाई? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो है चार्य, इनकी बनाई गई है। कहां पर? हैदराबाद में। ये कहां पर हो गया आपका? दिल्ली के अंदर मूर्ति बनाई गई है भाई। ठीक है, ये कहां पर आपकी? हैदराबाद के निकट बनाई गई है, जीएर एकेडमी में भाई। हैदराबाद के निकट बनाई गई है जीएर एकेडमी में। कौन सी एकेडमी आपकी? जीएर एकेडमी में रामानुजाचार्य की। तीसरी मूर्ति की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज की भाई। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई जा रही है। ये कहां पर बनाई जा रही है? महाराज शिवाजी की। तो ये आपकी पुणे के अंदर भाई शिवाजी महाराज की मूर्ति कहां पर आपकी? पुणे के अंदर बनाई जा रही है। अगर विशेष तौर पे अगर हम बात करें इस मूर्ति की तो किससे बनी हुई है आपकी? पुणे के अंदर ये गन मेटल की बनी हुई है। किसकी? गन मेटल की मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, ओके। एक मूर्ति की और बात कर लेते हैं। देखिए आपका स्टेचू ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करते हैं, स्टेचू ऑफ यूनिटी आपकी अगर हम बात करें तो ये कहां पर बनाई जा रही है? आपकी बन चुकी है। कहां पर आपकी? ये गुजरात के अंदर में।
गुजरात में साधु बेट जो द्वीप है, गुजरात के अंदर साधु बेट द्वीप, कौन सा साधु बेट द्वीप पर ये मूर्ति बनाई गई है आपकी, ठीक है भाई। ओके, उसके बाद एक मूर्ति और आपकी भाई स्टेचू ऑफ पीस कहां पर है, स्टेचू ऑफ जो पीस है, स्टेचू ऑफ पीस कहां पर आपका, तो राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर आपका स्टेचू ऑफ पीस पाली में भी, कहां पर है, पाली के अंदर। क्वेश्चन है यहाँ पर किसकी मूर्ति बनाई जा रही है, ठीक है। एक मूर्ति आपकी स्टेचू ऑफ यूनिटी, एक क्वेश्चन स्टेचू ऑफ यूनिटी हो गया, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी। क्वेश्चन है अब तुम्हारे लिए कि स्टेचू ऑफ इक्वलिटी कहां पर बनाई गई है, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी कहां पर आपकी बनाई गई है, ये मूर्तियों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और अभी हाल ही में आपकी जो मूर्ति बनाई जा रही है 2019 से, जिसको 2023 में खोल दिया जाएगा आपका, तो महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध का अगर मैं बात करूं तो देखिए ये एक क्षत्रिय वंश से संबंध रखने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने राजपाट त्याग करके और बौद्ध को धारण किया था, बौद्ध धर्म को धारण किया था। इनकी जीवन की 4 घटनाएं प्रसिद्ध हैं, इनके जीवन की 4 घटनाओं ने इनके जीवन पर प्रभाव डाला। इनके बारे में बताता हूं। देखिए, जब ये अपनी माता के गर्भ में थे तो उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारे, जब वो दोनों राजा और रानी बैठे थे तो दोनों ने जब ये सुना, आकाशवाणी हुई थी कि आपके गर्भ से एक बहुत बड़ा संत पुत्र पैदा होने वाला है। इस बात से वो घबरा करके उन्होंने, जब ये पुत्र रत्न पैदा हुआ बाद में, तो उन्होंने क्या किया कि कहीं ये संत ना बन जाए, इसलिए इनकी जल्दी शादी कर दी भाई, ठीक है। महात्मा बुद्ध की क्या मात्र 16 वर्ष की आयु में ही शादी कर दी एक सुंदर कन्या से। उससे पहले जो इनको दिया गया था, जो हम कह सकते जो एटमॉस्फेयर दिया गया, वो ऐश और आराम का एटमॉस्फेयर दिया गया था। बहुत सारी चीजें इनको मतलब इस जीवन में रखने के लिए, राजपाट में बिजी रखने के लिए इनको वो सब सुख सुविधाएं दी जो कि एक मनुष्य को लुभाती हैं। लेकिन उन सब सुख सुविधाओं के बाद शादी हुई, फिर इनके एक लड़का हुआ। बाद में फिर भी ये जब एक बार महल से बाहर निकले तो इनके जीवन में 4 इन्होंने घटनाएं देखी। एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, फिर एक इन्होंने किसको, बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक इन्होंने किसको देखा, एक डेड बॉडी को जाते हुए देखा। तो इस प्रकार की जो घटनाओं इन्होंने जो देखी, उन घटनाओं से इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा। और एक रात को इन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे, जो बच्चे का नाम राहुल था, उसको छोड़ करके ये वन गमन कर गए, ठीक है। वन गमन करके इधर उधर भटकते रहे, 2-3 गुरुओं के पास गए, लेकिन इनका भटकाव जो या इनका मन था वो शांत नहीं हुआ। और बाद में फिर अंत में इन्हें बोधि वृक्ष के नीचे, जो आपका बोध की भगवान महात्मा बुद्ध हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है भाई। तो ये आपका क्वेश्चन था कहां पर है, बिहार के अंदर भाई। तो चलिए थोड़ी सी हम बिहार की भी बात कर लेते हैं। बिहार आपका जो है, बिहार की अगर हम बात करते हैं तो ये जनसंख्या के हिसाब से, सबसे पहले तो ये लेते हैं भाई, जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से जो बिहार है आपका भारत में 3रे नंबर पर भाई, भारत में 3रे नंबर पर। तो फिर जनसंख्या में पहले नंबर पर कौन है भाई, पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो आपका यूपी है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आपका कौन भाई, महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पर कौन है, महाराष्ट्र है। चलिए, तीसरे नंबर पर आपका बिहार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है आपका, भारत का ये कौन सा राज्य है, 12वें नंबर पर भाई, 12वें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें नंबर पर है भाई, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं भाई हम इसकी। तो इसका गठन की बात करें तो 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को क्या बिहार का गठन किया गया था। साथ ही हम बात करते हैं इस राज्य की, तो राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, जो 26 जनवरी 1950 को क्या दिया गया, इसे राज्य का दर्जा दिया भाई। किसका दर्जा दिया गया, राज्य का दर्जा कब दिया गया, 26 जनवरी 1950 को इसे राज्य का दर्जा दिया गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर विधान मंडल जो है, विधान मंडल कितने सदन का है, 2 सदन का भी, 2 सदन। विधान मंडल की 2 सदन की अगर हम बात करें तो विधान परिषद के अंदर, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो विधान परिषद में जो सीटों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो विधान परिषद में 75 है भाई, कितनी है, 75 है। विधानसभा में 243 हैं, विधानसभा में 243, राज्यसभा में 16, राज्यसभा में कितनी हुई, 16 है। लोकसभा में कितनी हुई, लोकसभा में आपकी 40 सीटें यहाँ पर बिहार के अंदर है। देखिए, हमने थोड़ी सी बिहार की बात करी। बिहार जो राज्य है आपका, भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से
12वें नंबर पर है। पहले नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही हमने बात करी जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो बिहार आपका तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर तो पहले नंबर पर आपका यूपी, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आपका बिहार है भाई। उसके बाद हमने बिहार की बात करी राजधानी, तो राजधानी की अगर बिहार की बात करते हैं तो पटना राजधानी है। सबसे बड़ा शहर भी अगर हम कहें तो पटना ही है भाई, ठीक है, पटना है। ओके, साथ ही हमने बात करी इसकी कि जो इसका गठन 22 मार्च 1912 को इसका गठन किया गया है। राज्य का दर्जा कब दिया गया है तो 26 जनवरी 1950 को इसको राज्य का दर्जा दिया गया। विधानमंडल की अगर हम बात करें तो 2 सदनीय है। विधान परिषद के अंदर जो सीटें थी कितनी थी भाई, 75 थी। और विधानसभा की जो सीटों की बात करें तो 243 है। साथ ही लोकसभा की सीटों की अगर हम बात करते हैं तो आपकी 40 है। और राज्यसभा की सीटें कितनी आपकी राज्यसभा की सीटें आपकी कितनी भाई, 16 है। चलिए, ये था राज्यपाल फागू चौहान कह सकते हैं। राज्यपाल की अगर हम बात करें, राज्यपाल कौन है तो फागू चौहान भाई। फागू चौहान क्या है, चौहान राज्यपाल है भाई, ठीक है। सीएम की अगर हम बात करते हैं तो नीतीश कुमार। सीएम कौन है, नीतीश कुमार जो साहब है वो सीएम साहब है, सीएम नीतीश कुमार जी हैं, ठीक। ये आपका क्या था, बिहार। और बिहार की जो बोध गया है वो चर्चा में क्यों है, आपको आपके सामने एक क्वेश्चन था पड़ा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके बीच में है। दलित बंधु योजना क्या है। अब एक योजना है भाई आपकी, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, क्वेश्चन नंबर 2, दलित बंधु योजना। दलित बंधु योजना, दलित बंधु योजना भाई, योजना क्या है। देखिए, दलितों को लेकर के दलित जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें उभारने के लिए कहें, दलितों के भले के लिए कहें, ताकि उन्हें पैसे की जो कमी है वो ना पड़े, उसके लिए कहें, या ये कहें दलितों को सक्षम करने के लिए कहें, कुछ भी समझ सकते हैं। मतलब ऑल ओवर जो दलित जो लोग हैं उनका भला करने के लिए एक योजना लाई गई है जिसे दलित बंधु योजना के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये योजना लाया कौन है, तो भाई तेलंगाना की योजना। तेलंगाना कौन लेकर के आया इसको, तेलंगाना सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। और इसमें क्या होगा, जो उद्यमी दलित है उसे 10 लाख भाई, 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, 10 लाख रुपए दिए जाएंगे जो कि वापस से नहीं देने हैं। तेलंगाना सरकार की योजना है दलित योजना। और प्रति परिवार 10 लाख रुपए प्रत्यक्ष लाभ दिया जाएगा, प्रत्यक्ष लाभ दिया जाएगा, यानी कि सीधा अकाउंट के अंदर भाई, सीधा अकाउंट के अंदर आएगा। साथ ही हम बात करें, इसके अंदर कोई बिचौलिया नहीं होगा। बिचौलिया मतलब कोई बीच में ये नहीं बोलेगा मैं दिलवा दूं तू दिलवा देना, सीधा अप्लाई करेगा बंदा और 10 लाख रुपए अकाउंट के अंदर जो कि वापस रिटर्न नहीं करना है। और बजट में 2022-23 के लिए दलित बंधु योजना के लिए 22-23 में कितना रुपए भाई, 17,700 करोड़ रुपए यहाँ पर इस योजना के लिए दिए गए हैं। ये योजना घोषणा राज्य सरकार ने कब करी थी, घोषणा की अगर बात करें इस योजना की तो घोषणा 2021 के अंदर इस योजना की कर दी थी कि भाई हम इतने रुपए दलितों को देंगे, दलितों को भले के लिए हम इतने रुपए देने वाले हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही हम बात करते हैं इस योजना में, इस योजना को कहां से, पहले तुर्कपल्ली मंडल के, कौन सा मंडल है आपका, तुर्कपल्ली मंडल। देखिए तुर्क है आपका, पल्ली जो मंडल है तुर्कपल्ली मंडल, ठीक है। और गांव की अगर हम बात करते हैं तो वसलामरी गांव से शुरू किया गया, वसलामरी गांव का नाम क्या है, वसलामरी गांव से इसको प्रारंभ किया है। तुर्कपल्ली जो मंडल है वसलामरी गांव से इसको शुरू किया है। और बाद में इसे हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र में, अब बाद में इसे कहां से लॉन्च किया गया, तो बाद में हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र है आपका भाई, वहां से हुजूराबाद जो विधानसभा क्षेत्र है, हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र से इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। किसको, दलित बंधु योजना। बहुत शानदार योजना है, तेलंगाना की योजना। गरीब जो बेचारे दलित हैं उन गरीब लोगों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, अकाउंट में आएंगे ताकि वो कमा सकें। और कौन सी, आपके हुजूराबाद विधानसभा से स्टार्ट, कहां से, तुर्कपल्ली मंडल सारी गांव से इसको क्या किया गया भाई, प्रारंभ किया गया। बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बनने वाला भी, ठीक है। इसमें क्या होगा, किसी प्रकार का ऋण नहीं है ये, इसलिए इसे पुनर्भुगतान की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कोई कर्जा नहीं है कि गवर्नमेंट बाद में लेगी, तो इसे पुनर्भुगतान
पुनर्भुगतान की आवश्यकता, भुगतान की आवश्यकता नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो ये है भाई, ठीक है। और उद्देश्य दलित परिवारों की सहायता करना। उद्देश्य की अगर हम बात करें इसकी उद्देश्य की, तो दलित जो परिवार हैं, दलित परिवारों की सहायता करना, रुपए से सहायता करना गवर्नमेंट का उद्देश्य रहेगा भाई। चलिए, दलित रक्षा निधि अप्रत्याशित स्थिति में दलित बंधु लाभ कार्यों के लिए भी आपकी है, तो वित्तीय पीड़ा से बचाया जा सके, इसमें लिख सकते हैं दलित परिवारों की सहायता या दलितों को वित्तीय पीड़ा से बचाया जा सके, ये भी आपका है भाई। यह योजना लागू की गई है आपकी हजूराबाद विधानसभा, तो 118 विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ 4 मंडलों में लागू की जाएगी दलित योजना की। अगर हम बात करते हैं तो दलित बंधु जो योजना है आपकी, दलित बंधु योजना कितने में, 118 विधानसभा क्षेत्र, कितने 188 विधानसभा क्षेत्र आपकी विधानसभा क्षेत्र में। और इसके साथ साथ क्या 4 जो मंडल हैं, 4 मंडलों में इसको प्रारंभ किया जाएगा। 4 मंडलों में क्या किया जाएगा, इसे प्रारंभ किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कितने लोग होंगे, 100 लोग लिए जाएंगे जिनको ये लाभ मिलने वाला भाई। और इस साल मार्च तक 4000 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष जो हस्तांतरण है वो कर दिया जाएगा। मार्च तक कितना, 4000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष रूप से क्या कर दिया जाएगा, हस्तांतरण कर दिया जाएगा। और भाई 40,000 परिवारों को नगद हस्तांतरण की उम्मीद है। इससे कितने लोगों को, तो 40,000 जो परिवार हैं उन्हें इस दलित बंधु योजना से क्या मिलने वाली है, मदद मिलने वाली है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हमें आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए, एक बार इसको रफ करूंगा, उसके बाद भाई हम आगे बढ़ेंगे। को शेयर कर दिया करो भाई। आपके जो बेहतरीन कंटेंट के साथ हम जो क्लास दे रहे हैं करंट की, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी की मदद हो जाए, तो आप कृपया करके क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका अभी हाल ही में चर्चा में रहा भी आपका WHO चर्चा में आपका, पहले भाई ये क्वेश्चन नहीं है, पूसा मेला चर्चा में है। यह कहाँ लगाया गया, पूसा मेला कहाँ लगा है, कहाँ लगाया गया, कौन सा मेला, पूसा मेला, ठीक है। सबसे पहले बात करें पूसा मेला चर्चा में कहाँ लगाया गया है आपका, ये नई दिल्ली के अंदर आपका ये मेला है। कहाँ पर भाई, नई दिल्ली में पूसा मेला आपका भी, ठीक है। ओके, कब से कब तक है आपका ये, कल तक है ना। तो 9 से लेकर के 11 मार्च तक आपका ये मेला चला, कल तक चला था भाई ये 2022, ठीक है भाई। नई दिल्ली में पूसा जो मेला है, इसका संबंध अगर हम बात करें सीधा तो किससे भाई, किसानों से इसका संबंध है। अगर संबंध की अगर हम बात करते हैं तो 9 से आपका 11 तक चला। तकनीकी विकास में आत्मनिर्भर किसान, और इस बार की जो इस मेले की जो थीम है वो क्या है, तकनीकी विकास से निर्भर किसान, यानी कि तकनीकी विकास करना और उससे किसान को क्या बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, ये इस मेले की इस बात की क्या है भाई, थीम है।
तकनीकी विकास से आत्मनिर्भर किसान बनाना, ये इस बार के मेले की थीम है। और इसका आयोजन कौन कर रहा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है ये आपका क्या कर रहा है? ICAR परिषद इसका आयोजन कर रहा है। आयोजन की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये इसका आयोजन कर रहा है, ICAR, ठीक है। चलिए, ओके, आयोजन हो गया। उद्देश्य क्या है? स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देना। थीम होगी आपकी। उद्देश्य क्या, अगर हम बात करते हैं उद्देश्य है तो इस मेले का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देना। साथ ही हम बात करें परंपरागत जो कृषि है उसको बढ़ावा देना भाई। जैविक खेती, परंपरागत जो खेती है, परंपरागत खेती को बढ़ावा देना। साथ ही हम बात करें जैविक जो खेती है, जैविक खेती को बढ़ावा देना भाई। किस को? परंपरागत खेती को, जैविक खेती को। यानी कि पहले क्या था, परंपरा में क्या था भाई आपका, जो आपके रसायन है उनको जगह पर हम क्या यूज करते थे? जैसे गोबर का खाद यूज करते थे, हम नेचुरल खाद यूज करते थे वहां पर। तो उस प्रकार की जो खेती को क्या देना? बढ़ावा देना। और साथ में स्मार्ट खेती करना, यानी कि जैसे अब तक किसान क्या था, 2 ही फसलों के ऊपर भाई, एक आपकी जो रबी की, एक आपकी खरीफ की। अब जो समय बीच में होता है उस समय में ऐसी फसलें देना, यानी कि छोटी ऐसी फसलें देना जो 2 महीने में, यानी कि 60 दिन में पकने वाली फसलें, या आपकी 70 दिन में या 40 दिन में, जैसे किसी सब्जी की फसल लगा दी, जैसे काकड़ी, तरबूज, खीरे, इस टाइप के जो और भी बहुत सारे, जैसे खीरे का 40% जो निर्यात भारत ने किया था, रिकॉर्ड तोड़ निर्यात किया था खीरे का। तो इस प्रकार से मतलब जो स्मार्ट खेती, यानी कि किसान को क्या करेगी, वो अर्थव्यवस्था किसान की क्या करेगी? मजबूत करेगी। तो बढ़ावा देना ये इसका उद्देश्य रहा है। स्मार्ट खेती को बढ़ावा देना कह सकते हो क्या रहा भाई? उद्देश्य रहा है, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका पूछा जो मेला है ये हो गया आपका। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 अभी हाल ही में ऊंट संरक्षण नीति लेकर के आया है। तो ऊंट संरक्षण नीति कौन लेकर के आया है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऊंट संरक्षण नीति। ऊंट संरक्षण जो नीति है, ऊंट संरक्षण और विकास नीति को किस राज्य ने प्रारंभ करी है? कौन सा राज्य, किस राज्य के द्वारा लाई गई है? ऊंट संरक्षण और विकास नीति किस राज्य द्वारा लाई गई है? किस राज्य द्वारा लाई गई है, ठीक है भाई। ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए सीधी सी बात है, जैसे ही ऊंट आता है, ऊंट का जिक्र आते ही हमारे दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए राजस्थान। बिल्कुल भाई, कहां पर भाई? राजस्थान के अंदर ये आपकी राजस्थान में ये नीति लाई गई है। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में ये आपकी नीति लाई। ऊंट एक बहुत ही बेहतरीन जीव है जो क्या करता है? हमारे बॉर्डर की भी रक्षा करता है। यानी कि ऊंट किसके पास, अगर मैं रक्षा की बात करूं तो यहाँ पर BSF के पास आपका एक ऊंट है। मतलब BSF ऊंट रखता है, क्या करता है ये आपका जैसलमेर बाड़मेर के बॉर्डर पर, जैसलमेर बाड़मेर जो भी राजस्थान का रेतीला इलाका, जहां पर आपकी गाड़ियां नहीं चल सकती, वहां पर हम ऊंट पर बैठ करके हमारे जो सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। चाहे वो ऑपरेशन सर्द हवा हो, चाहे ऑपरेशन गर्म हवा, दोनों के दोनों लॉन्च भी होते हैं, तो ऊंट भी इसके अंदर शामिल होते हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा BSF का ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन गर्म जो हवा है, गर्म हवा है, ये किसके ऑपरेशन है? तो ये BSF के। और इनमें ऊंटों की क्या होती है भाई? भागीदारी होती है। ध्यान रखेंगे, ऊंटों की भागीदारी होती है इस ऑपरेशन के दौरान, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं ये नीति क्यों लाया? ऊंटों की संख्या कम होने के कारण, ऊंटों की संख्या लगातार दिन प्रतिदिन की और ये संख्या कम हो रही है। कम होती संख्या को बचाने के लिए, यानी कि ऊंटों की संख्या को बचाने के लिए ये लाया जा रहा है, ताकि ऊंटों की संख्या में क्या हो? वृद्धि हो, और जो संख्या है वो बरकरार रहे और बढ़े भाई। चलिए देखिए, एक सरकारी आंकड़े के अनुसार ये जो नीति लेकर के आए हैं 22, इन्होंने इस नीति की घोषणा किसके तहत करी है? ऊंट संरक्षण नीति की अगर घोषणा की बात करें तो 2022 और 23 में। और इसी में एक बजट में एक घोषणा और भी करी, ध्यान रखेंगे, पुरानी पेंशन को बहाल किया है, यानी कि स्टेट की पेंशन को बहाल किया है। किसने भी? राजस्थान ने। पूछ लेगा कि अभी हाल ही में चर्चा में थी पेंशन को लेकर के, तो कौन सी राज्य सरकार थी आपकी? तो राजस्थान राज्य सरकार आपकी पेंशन को लेकर के चर्चा में थी, ठीक है।
सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 2 लाख ऊंट बचे हैं, केवल 2 लाख ऊंट बचे हैं राजस्थान के अंदर। कितने भाई? 2 लाख ऊंट हैं राजस्थान के अंदर, जो कि कम है। 2012 के बाद ऊंटों की संख्या जो कम हुई है, वो 2012 में जब गिनती करी थी तो 3.5 लाख थे। कितने थे भाई? 3.5 लाख ऊंट थे, यानी कि इनमें कम कितनी आ गई? 1.5 लाख की कमी आ गई है भाई। 1.5 लाख कम हो गए हैं आपके 2012 के बाद में ऊंट। 2014 में ऊंट को राज्य पशु घोषित किया था। तो ऊंट को राज्य पशु किसने घोषित किया था? राजस्थान ने। कब? 2014 के अंदर ऊंट को क्या किया भाई? राज्य पशु घोषित किया है, ध्यान रखिए। और भारत के 85% है, 85% ऊंट कहाँ पर है? आपके राजस्थान के अंदर है। बाकी कहाँ है? हरियाणा में भी है, हरियाणा यूपी जो बॉर्डर पे लगता है राजस्थान के, हरियाणा यूपी, और कहाँ पर? गुजरात मध्य प्रदेश। गुजरात आपका, गुजरात और मध्य प्रदेश के नाम, मध्य प्रदेश में आपके ऊंट पाए जाते हैं। साथ ही हम इसे क्या कहते हैं? झाज, राजस्थान के झाज के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको भाई? ऊंट को। ठीक है, ओके। साथ ही हम यहाँ पर देख दो, थोड़ा बहुत झारखंड वगैरह में भी आपके ऊंट पाए जाते हैं। इसके लिए राजस्थान सरकार ने ऊंटों की आबादी को बढ़ाने के लिए, देखिए, ऊंटों की आबादी को बढ़ाने के लिए, ऊंटों की जो आबादी है, आबादी को बढ़ाने के लिए सरकार ने कितने का? 10 करोड़ रुपए का बजट रखा भाई, बजट रखा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं, बजट प्रस्तावित है। यहाँ पर हम बात करते हैं ऊंटों का राष्ट्रीय संरक्षण केंद्र कहाँ पर? बीकानेर अनुसंधान केंद्र। ऊंटों का कहें हम अंतरराष्ट्रीय जो अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर। कहाँ पर भाई? बीकानेर के अंदर आपका क्या है? अनुसंधान केंद्र। ऊंटों का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? आपका बीकानेर के अंदर है। ठीक है भाई, चलिए अब इसमें क्या होगा भाई? ऊंटों की लेकर के इनके वध को क्या किया जाएगा? ऊंटों के जो वध है उसको निषेध किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऊंट बहुत काम का जो जानवर है और बहुत ही ज्यादा ये यहाँ पर काम आता है। ठीक है भाई, तो राजस्थान का क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे। राजस्थान को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो खादी का सबसे बड़ा, नंबर 1, खादी का सबसे बड़ा जो झंडा कहां पर भाई? आपका राजस्थान जैसलमेर। आपकी स्टेच्यू ऑफ पीस राजस्थान पाली। पिंक सिटी के नाम से आपका कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है, जयपुर ही पिंक सिटी के नाम से आपका प्रसिद्ध है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं कि इंदिरा थाली, जो गरीब लोगों का भरपेट भोजन के लिए इंदिरा थाली। भामाशाह कार्ड जो मेडिकल हेल्थ है जच्चा बच्चा के लिए, तो वो सारे के सारे आपके कहां से भाई? राजस्थान से संबंध रखते हैं। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन आपका आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन अभी आपका, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव लॉन्च किया गया है, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 भाई आपका, कन्या शिक्षा कौन सी भाई? आपका कन्या शिक्षा, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव लॉन्च किया गया है। प्रवेश, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव लॉन्च किया गया है, उत्सव लॉन्च किया गया है। ये क्या है भाई? ये क्या है? ठीक है, ओके। देखिए अब यहाँ पर बड़ा शानदार आता है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, यानी कि कोविड-19 के चलते जिन लड़कियों की पढ़ाई बीच में छूटी थी या किसी और कारण से जिन लड़कियों की पढ़ाई बीच में, जिन्हें पढ़ाई या स्कूल को बीच में छोड़ना पड़ा, उन लड़कियों का दोबारा से स्कूल में एडमिशन कराना, दोबारा स्कूल में भेजना, इनको भी लड़कियों को दोबारा स्कूल में भेजना, ये इसका कह सकते हैं हम, इसका संबंध है। तो सीधी सी बात करेंगे, स्कूल में जाने वाली लड़कियों को औपचारिक शिक्षा और इस कौशल प्रणाली में वापस लाने का एक अभियान है। यानी कि कैसे भी औपचारिक जो शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा साथ में कहें तो आपका क्या है? कौशल, जो कौशल कह सकते हैं ITI वगैरह, कौशल प्रणाली में प्रणाली में वापस लाना इसका उद्देश्य है। सीधी सी बात करें, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ये आपके बीच में है। उद्देश्य की बात यहाँ पर हो चुकी है। तो यानी कि जिन लड़कियों की शिक्षा अधूरी या कोविड-19 के चलते जो स्कूल छूट गए, उन्हें वापस उसी पर लाया जाएगा। यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और ये कब मनाया गया है? आपका महिला दिवस आपको पता 8 मार्च को, बहुत से कार्यक्रम लॉन्च हुए भी 8 मार्च को, ठीक है। 8 मार्च को इसको क्या किया गया है? लागू किया गया है। पूर्व संध्या पर किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है,
विकास मंत्रालय के द्वारा इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है भाई, मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से। अगर सहयोग की बात करें, सहयोग किसका हो जाएगा इसके अंदर भाई, तो और दोनों का सहयोग है इनका, संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, बाल कोष में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से इसको क्या किया गया है, लागू किया गया है। लॉन्च इवेंट केंद्रीय महिला एवं बाल विकास स्मृति ईरानी, मैं बता चुका हूँ। इसका उद्देश्य क्या है, जो 11 से 14 वर्ष की जो किशोरियां हैं, आयु की लड़कियों की संख्या का नामांकन करना, दोबारा से उनको स्कूल में भेजना, दोबारा से स्कूल में भेजना इसका उद्देश्य है, कह सकते हैं भैया। ठीक है, ओके। साथ ही हम बात करें, देखिए बाल विकास मंत्रालय की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का हिस्सा है। किसके हिस्से के रूप में लागू किया जाएगा, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है जिसको कहां से, पानीपत से किसने भाई, मोदी साहब, पीएम साहब द्वारा इसको क्या किया गया था भाई, पीएम साहब द्वारा लॉन्च किया गया था। उसी अभियान या उसी योजना के हिस्से के रूप में, उसी योजना के तहत कह सकते हैं, उसी के हिस्से के रूप में इसको क्या किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, कभी भी आगे आपको पूछ लेगा कि कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव क्या है, तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव आपके सामने है। ठीक है, चलिए अब यहीं पर एक और बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है भाई, जो कि आपके काम आएगा आगे चल करके। तो क्वेश्चन है अभी हाल ही में आपका ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रिडिशनल मीडियम। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 भाई, आपका अभी हाल ही में चर्चा में रहा है WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, कह सकते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से नोट करेंगे, जामनगर, आपका जामनगर चर्चा में है भाई, जामनगर चर्चा में है, क्यों, सीधी सी बात कर लेते हैं, क्यों है जामनगर में रिफाइनरी है चर्चा में, इसलिए नहीं भाई, क्यों अभी हाल ही में आपका एक इंटरनेशनल क्या खोला जा रहा है, यहाँ पर एक इंटरनेशनल, देखिए WHO ने किसके स्वास्थ्य, देखिए WHO ने जो पारंपरिक आयुष जो आपका यानी कि पारंपरिक चिकित्सा जो प्रणाली है, कहे हम उनको परंपरागत जो चिकित्सा प्रणाली है उनको लागू करने के लिए कह सकते हैं, उनको प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कह सकते हैं, एक यहाँ पर एक सेंटर खोला है, कहां पर, जामनगर के अंदर है। यानी कि सीधा सी बात करें तो किससे संबंध इसका भाई, हेल्थ से इसका क्या आपका संबंध है। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर बात करेंगे, देखिए जामनगर चर्चा में क्योंकि WHO यहाँ पर क्या खुल रहा है आपका, WHO का क्या भाई, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ट्रेडिशनल किस प्रकार का आपका, ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित किया जा रहा है। कौन सा भाई, WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित किया जा रहा है। स्थापित कहां पर किया जा रहा है, और ये भारत का पहला, भारत का जामनगर चर्चा में है, जामनगर में खोला जा रहा है। जामनगर कहां पर आपका, गुजरात के अंदर है भाई, जय हो गुजरात, है ना, केम 6, तो गुजरात के अंदर है। गुजरात की राजधानी क्या आपको पता है, गांधीनगर है भाई, और कौन है वहां के, भूपेंद्र पटेल साहब, क्या CM साहब है। ठीक है, जामनगर चर्चा में क्यों है, तो WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित करा है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापित की बात करें तो देखिए उद्देश्य के आयुष अगर हम बात करें तो आयुर्वेद, ए से क्या बन जाएगा आपका, आयुर्वेद पद्धति भाई, आयुर्वेद इलाज में क्या, आयुर्वेद, वाई से क्या बन जाएगा, योगा पद्धति भाई आपका, यू से क्या बन जाएगा, यूनानी पद्धति भाई, यूनानी जो पद्धति है ये, और साथ में इन सब पद्धतियों को क्या देना भाई, बढ़ावा देना। इन पद्धतियों, पारंपरिक जो पद्धतियां हैं, जो ट्रीटमेंट की जो पारंपरिक जो पद्धतियां हैं, या जो ये कहीं जो हम पहले से जो ट्रीटमेंट करते थे जिन पद्धतियों के द्वारा, उन पद्धतियों को क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा, कह सकते हैं लागू करना। इन पद्धतियों को क्या करना भाई, प्रभावित करना, प्रभावशाली बनाना, क्या करना, प्रभावशाली बनाना। यानी कि अब ये पद्धतियां असर डालेंगी, तो यानी कि बीमारियों को ठीक करने के लिए पुरानी पद्धतियों को ठीक है, और दुनिया का, ना केवल भारत का बोल गया था मैं ये, बल्कि दुनिया का पहला ऐसा सेंटर है भाई,
जो बढ़ावा देगा आपका, ठीक है। उद्देश्य आपके बीच में है, उद्देश्य मैंने बता दिया। आयुष जो आपकी पुरानी पद्धतियां हैं उन पद्धतियों को लागू करेगा। बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है भाई आप लोगों का, और आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है। सीधी सी बात है, आपको एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको यहाँ से इस क्लास में मिलने वाले हैं, जो कि उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में लगातार बना हुआ है जिस क्लास को लेकर के, ठीक है। चलिए भाई मैं एक बार इसको रफ करूंगा, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। आप भाई क्लास को शेयर नहीं करते हैं, क्लास को प्यार नहीं दिखाते हैं, बड़े ही दुख के साथ ये बात बताई जा रही है। बार बार एक बात बोलता हूं मैं, भाई आप क्लास को प्लीज क्लास को शेयर करा करो, क्लास को थोड़ा सा, ताकि क्लास का जो लेवल है वो बढ़े। बार बार एक बात मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आप प्लीज थोड़ा सा क्लास को एक बार थोड़ी सी क्लास जरूर मतलब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। या कोई कमी अगर हमारे में है तो आप बताएं कि सर ये सुधार करें, तो उज्जवल परिवार कोशिश करेगा भाई वो सुधार करने की। हाँ एक चीज मैं आप लोगों के बीच में बोलता हूँ, मान लिया ठीक है मैं आपकी 5 से 7 मिनट जरूर खराब करता हूँ, जैसे कि अब कर रहा हूँ ये बोर्ड रफ करके, ठीक है। तो ये कोई मैटर नहीं होता है। 5 से 7 मिनट अगर आप 30-40 मिनट अच्छा पढ़ रहे हैं, या 1 घंटे की क्लास है जिसके अंदर 50 मिनट आपको बेहतरीन पढ़ाया जा रहा है, या फिर आपके 40 के 40 मिनट गप्पे सप्पे मार के वैसे ही टाइम पास करके लोग निकल रहे हैं, पढ़ा कुछ है नहीं रहे, नाम बहुत बड़े नाम हो चुके हैं जिन लोगों के, अब उन्हें मेहनत की जरूरत थोड़ी है, ठीक है। हमें मेहनत की जरूरत है, हम आपके बीच में मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत का फायदा उठाइए, ठीक है। चलिए अभी हाल ही में चर्चा में रहा आपका मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष चर्चा में क्यों रहा? इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाऊंगा, ठीक है। क्या भाई मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान किसने हासिल किया? मिशन इंद्रधनुष कौन सा भी आपका? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में, मिशन इंद्रधनुष में भारत के किस राज्य ने पहला स्थान, कैसा स्थान नहीं, पहला स्थान पहला स्थान प्राप्त किया भाई। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए मैं यहां पर ये बात करूं, जो मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है, संबंध की बात करते हैं तो ये स्वच्छ, ये आपका क्या है, कह सकते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम है। स्वास्थ्य को लेकर के जो कार्यक्रम है आपका, कार्यक्रम कैसा काम आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम है, कह सकते हैं इसको कार्यक्रम है भाई आपका, यानी कि बीमारियों को दूर करने के लिए एक मिशन है भाई। और खास तौर पे जो इस मिशन इंद्रधनुष की हम बात करते हैं, तो इसके तहत अलग अलग बीमारी के अलग अलग प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। मेनली टारगेट इसके अंदर मिशन इंद्रधनुष के अंदर कौन थे आपके, तो जो 2 वर्ष तक के बच्चे और साथ में हम कहें गर्भवती महिलाएं इस मिशन इंद्रधनुष का क्या रही है, टारगेट रही है, ठीक है भाई। चलो बात करते हैं हम यहाँ पर एक बार। तो कोविड टीकाकरण के अलावा उड़ीसा में तो पहले नंबर पर कौन रहा, पहले इसका आंसर ले लेते हैं, तो उड़ीसा भाई। उड़ीसा आपका पहले नंबर पर रहा है। अगर हम बात करें एक बार थोड़ी सी उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर भाई। भुवनेश्वर क्या उड़ीसा की राजधानी है। देश का पहला जो स्मार्ट शहर है यही है भाई। स्मार्ट शहर कौन सा आपका, देश का पहला स्मार्ट शहर यही है। देश के अंदर कितनी स्मार्ट सिटियां बननी थी, 100, तो 100वें नंबर पे किसको बनाया, शिलोंग भाई। शिलोंग को क्या बनाया जाएगा, 100वें नंबर की स्मार्ट सिटी। 100वें नंबर की पूछे तो शिलोंग अभी आपकी, ठीक है। ओके, उड़ीसा की अगर हम बात करें तो प्राचीन नाम क्या है इसका, कलिंग भाई। कलिंग है, और कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व कह सकते हैं। कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 किसके द्वारा भाई, अशोक के द्वारा भाई। अशोक को हम किस नाम से जानते थे, चंड अशोक के नाम से जानते थे। चंड अशोक भाई, चंड अशोक, ठीक है। यानी कि बहुत क्रूर शासक था, कि शकल से भी क्या था भाई आपका, क्रूप था, यानी कि बदसूरत था। एक बार क्या हुआ, 500 जो रानियां खड़ी थी, 500 रानियों में से कोई एक रानी इसको देख करके हंसी आ गई उसे, और इसने 500 की 500 रानियों की गर्दन कटवा दी। गर्दन क्या कर दी, कटवा दी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये कब बदला, तो कलिंग के युद्ध के बाद आपका चंड अशोक
जो था वो इसने क्या धम अशोक कह सकते हैं आप, धम अशोक बन गया ये। अशोक ने मारकाट और युद्ध करने छोड़ दिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप महान अशोक था जो आपका उसके बारे में। और एक क्वेश्चन आपका बनता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने पृथ्वी पर नरक लोक बना रखा था। क्या भाई नरक जो लोक था वो किसने बना रखा था, इसने बना रखा था। ये लोगों को तरह तरह की यातनाएं देकर के मारता था, तरह तरह की जो यातनाएं देकर के तड़पा के मारने में इसको मजा आता था भाई। और बाद में जब कलिंग का युद्ध हुआ, उड़ीसा का जो युद्ध हुआ, उसमें इतनी भयंकर मारकाट हुई, उस मारकाट से इसका क्या मन बदली हो गया और बाद में धर्मात्मा अशोक बन गया भैया। आपका क्या बन गया, धर्मात्मा अशोक बन गया। तो मिशन इंद्रधनुष में उड़ीसा आपका पहले नंबर पर रहा। इसने क्या किया, उड़ीसा ने भाई 90%, 90.5% कवरेज के साथ क्या टीकाकरण जो कह सकते हैं, इसके तहत कितना 90% कवर किया इसने पूरे इलाके को भाई, ठीक है 90%। स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण NFHS यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य जो आपका है स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो हुआ है, सर्वेक्षण 5 के अनुसार इसने 90% से ज्यादा लोगों को टीके की उड़ीसा के अंदर पूरा टीकाकरण कवरेज किया है। 7 मार्च को राज्य भर में शुरू किए गए संगठन मिशन इंद्रधनुष। तो इस राज्य में 7 मार्च को आपका मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ था, संगठन मिशन इंद्रधनुष। ये 3-4 पॉइंटों में चल चुका संगठन मिशन जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष से हुआ था IMI, ठीक है IMI 40 भाई, ये आपका क्या है शुरू हुआ था। इसमें इसके जो सचिव थे स्वास्थ्य के अतिरिक्त सचिव RK शर्मा ने इसका उल्लेख किया है। इसका भी इस चीज का RK शर्मा जो स्वास्थ्य सचिव हैं आपके, RK शर्मा साहब है स्वास्थ्य जो सचिव हैं, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया। अब आपको एक बात समझ में नहीं आ रही होगी, सर आप बता क्या रहे हैं, हमें यही पता नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मैंने मिशन इंद्रधनुष का जिक्र किया, आगे लिख दिया .40। तो एक बार मिशन इंद्रधनुष को देखेंगे आप। इस टीकाकरण में आपका ये तो समझ ही गए होंगे, टीकाकरण में आपका पहले नंबर पर कौन आपका भाई, ये आपका उड़ीसा है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या भाई मिशन इंद्रधनुष एक स्वास्थ्य सेवा पहल है। पहले तो ये जो मिशन इंद्रधनुष है आपका, ये जो मिशन इंद्रधनुष है आपका, ये क्या है स्वास्थ्य सेवा पहल है भाई। क्या है आपकी स्वास्थ्य सेवा पहल है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग बीमारियों के अलग जो बीमारी हैं या विभिन्न बीमारियों के क्या टीकाकरण किया जाता है। विभिन्न बीमारी जो है आपकी बीमारियों का टीकाकरण किया जाता ताकि बीमारी ना फैले, ताकि देश के जो लोग हैं वो क्या रहे, स्वच्छ रहेंगे, ठीक है। इसे पहली बार कब लॉन्च किया गया है, मिशन इंद्रधनुष है आपका, इंद्रधनुष है आपका कब, तो पहली बार मिशन इंद्रधनुष आपका भाई ये आपका 25 दिसंबर को, किसके द्वारा भाई, मोदी के द्वारा पहली बार इसको कब है, इंद्रधनुष को 25 दिसंबर को, ध्यान रखेंगे भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च हुआ पहली बार ये, ठीक है भाई ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि यह योजना भारत में 90 करोड़ टीका कवरेज हासिल करके वर्ष 2022 तक इसे प्रयास कर रही थी। तो इसने क्या 90% टीका की बात यहाँ पर करी गई थी, ठीक है। इसमें टीका किस किस का लगेगा, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष के तहत काली खांसी भैया आपकी, काली खांसी, ठीक है। टीकों की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 काली खांसी है। फिर उसके बाद क्या आपका डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया कोमा, पोलियो भी आपका क्या है, पोलियो है भी आपका कोमा। उसके बाद टेटनस है आपका कोमा। तपेदिक बचपन में क्या आपका, बचपन में तपेदिक जो बीमारी है उसके लिए भी बचपन में तपेदिक, गंभीर खसरा, हेपेटाइटिस बी। उसके बाद खसरे का टीका भी हेपेटाइटिस बी जो है आपका उसके लिए भी भाई, हेपेटाइटिस बी के लिए भी। और हेमोफिल एनुफ्लुएंजा टाइप बी, हेमोफिल एनुफ्लुएंजा टाइप बी के लिए भी भाई आपका क्या है, ये टीका लगाया जा रहा है, ठीक है ओके।
देखिए इतनी सारी बीमारियों के लिए ये टीके आपके यहाँ पर, रोटा वायरस डायरिया के खिलाफ भी टीका, रोटा वायरस के लिए भी रोटा वायरस डायरिया के खिलाफ भी, और भी कोई एक आधी आपकी बीमारी यहाँ पर बच गई होगी। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां जो कि मेन है, काली खांसी है, डिप्थीरिया, पीलिया है, टिटनेस है, बच्चे तपेदिक है, खसरा है, हेपेटाइटिस बी है, आपका एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी है, रोटा वायरस है, आपका डायरिया है, इन सबके खिलाफ ये टीकाकरण किसके तहत लगाया जाता है? मिशन इंद्रधनुष के तहत भाई, मिशन इंद्रधनुष के तहत ये टीका आपका टीका लगाया जाता है। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या अभी मिशन इंद्रधनुष में, उसके बाद है इसको दोबारा से कब इस टीका कार्यक्रम को तेज करने के लिए, दोबारा कब इसको दोबारा तेज करने के लिए, कब भाई 2017 में इस टीकाकरण को तेज करने के लिए, अक्टूबर 2017 में, कब भाई अक्टूबर 2017 में इस पर क्या इसको गहन मिशन इंद्रधनुष इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया। इंटेंसिफाइड मिशन धनुष लॉन्च किया गया, यानी कि गहन IMI लॉन्च किया गया अक्टूबर 2017 में मोदी के द्वारा। ठीक है, सरकार 2 साल से कम उम्र के बच्चे नियमित टीका कार्यक्रम से छुट्टी हुई, यानी कि जो बच्चे बच के 2 वर्ष वाले, ठीक है, जिनके टीके बच के, साथ ही जो गर्भवती महिलाएं जिनका ये 2 वर्ष से कम है, और गर्भवती जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं जो बच गई, उनको टीकाकरण यहाँ पर किया गया है। ठीक है, गैर मिशन, उसके बाद आपका 2.0 IMI जो मैंने लिखा है, इंटरफेसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, जो आपका IMI 2.0 कह सकते हो आप। इसका लॉन्च कब किया गया? 2019 तक, यानी कि दूर दराज के इलाकों में पहुंचाने के लिए 2019 से 2020 मार्च तक आपका क्या ये चलाया गया है। ठीक है, संघन मिशन इंद्रधनुष आपका ये जो कोविड-19 के चलते आपका संघन मिशन जो इंद्रधनुष या IMI कह सकते हो, मिशन जो इंद्रधनुष है आपका, ये आपका 3.0 कहें, जो कोविड-19 के चलते जो बच्चे छूट गए थे या जो जगह छूट गई थी, उसके लिए फिर चलाया गया आपका। ये कब चलाया गया है? दोबारा से भाई। ठीक है, ओके। इसके बाद आपका गहन मिशन इंद्रधनुष, संघन हो गया आपका, फिर अगला आपका गहन मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष आपका 4.0 है। ठीक है, ये भी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। पूर्ण टीकाकरण में क्या क्या शामिल है? तो पूर्ण टीकाकरण में 12 विभिन्न प्रकार की बीमारियां, पूर्ण टीकाकरण का मतलब क्या है? 12 विभिन्न प्रकार की आपकी विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उनका टीकाकरण है। विभिन्न प्रकार की बीमारी जो है उनका टीकाकरण है, ठीक है, जिसमें आपका क्या जाएगा? तपेदिक, पोलियो, काली खांसी, दिमागी बुखार है, क्या क्या भी इसके अंदर आपका तपेदिक हो गया, तपेदिक है, कोमा, पोलियो भी आपका, पोलियो है, काली खांसी है, खांसी कैसी भी आपकी काली खांसी कह सकते हैं हम, यहाँ पर डिप्थीरिया, पीलिया है, डिप्थीरिया है, साथ ही पीलिया है आपका, पीलिया भी है भैया आपका, और इसके अंदर क्या है? HIV भी है भैया आपका, HIV है, दिमागी बुखार भी है भाई, दिमागी बुखार भाई, ठीक है, और क्या आपका दिमागी बुखार भी है भाई। साथ में हम निमोनिया की भी बात करते हैं, निमोनिया भी भाई आपका, निमोनिया भी है, दस्त भी है आपके भाई, दस्त भी है, रूबेला भी है भाई आपका, रूबेला भी है भाई आपका, और जापानी बुखार भी, जापानी बुखार भी। ये आपका किसके अंदर? 12 बीमारी किसके अंदर? आपकी पूर्ण टीकाकरण के अंदर शामिल है, पूर्ण टीकाकरण के अंदर शामिल है, टीकाकरण में शामिल है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए मिशन इंद्रधनुष में अगर पूर्ण टीकाकरण की अगर हम बात करते हैं तो 12 विभिन्न प्रकार की बीमारियां, मिशन इंद्रधनुष के अंदर इन बीमारियों पर भी टीका लगाया जाता है। जो मिशन इंद्रधनुष जो है आपका, वो मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ हुआ ये आपको मैंने बता दिया। इंद्र जो धनुष है उसके बाद आपका कौन सा? जो मिशन इंद्रधनुष के बाद क्या शुरू हुआ आपका? संघन मिशन इंद्रधनुष, संघन मिशन इंद्रधनुष भाई, ठीक है, IMI। उसके बाद आपका गहन मिशन इंद्रधनुष भाई, क्या आ गया आपका? गहन मिशन इंद्रधनुष भाई, मिशन इंद्रधनुष भाई, ठीक है, तीसरा। और चौथा हम बात करते हैं तो संघन मिशन 3.0, 2.0 आपका, उसके बाद संघन मिशन आपका 3.0, और साथ में हम बात करें संघन मिशन आपका 4.0 भाई। ये आपके इंद्रधनुष मिशन योजना से संबंधित है। इन सभी टीकाकरणों में अगर हम बात करते हैं तो कौन भाई आपका?
तो उड़ीसा आपका क्या है भाई, उड़ीसा आपका फर्स्ट है। यानी कि इतना बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम चला रखा है भारतीय सरकार ने। एक बार मैं इसको भाई रफ कर रहा हूँ, उसके बाद हमें आगे बढ़ने वाले। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आपका ये, ठीक है। थोड़ा सा समय ज़्यादा जरूर ले गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत काम आने वाला है आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं भाई। एक बार रफ कर रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष को एक बार तसल्ली से समझ लेना भाई। 12 पूर्णकालिक टिक्के लगाए जा रहे हैं, काले खांसी के लगाए जा रहे हैं, 2 साल से कम आयु के बच्चों को लगाए जा रहे हैं। उसके बाद आपकी जो महिलाएं हैं उनको लगाया जा रहा है। कोविड के चलते छूट गए तो अलग अलग प्रकार से योजनाओं को लगाया गया। पाल दधवा नरसंहार चर्चा में। पाल दधवा क्वेश्चन नंबर 1। पाल दधवा कौन सा भैया आपका? पाल धाधवा वाव नरसंहार चर्चा में क्यों? देखिए, अंग्रेजों के द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा नरसंहार था। अगर मैं इसकी बात करूं, ये झांकी भी निकाली गई थी गणतंत्र दिवस पे भाई। जो मोतीलाल तेजावत जो भील है, उनको एक नदी के किनारे भीलों ने क्या किया था, जो टैक्स लगाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा या उनके जो जमींदार थे उनके द्वारा जो टैक्स लगाया गया उन पर, तो उस टैक्स को लेकर के एक मीटिंग कर रहे थे। अब जब टैक्स को लेकर के मीटिंग कर रहे थे और मांग कर रहे थे, तो उसी समय अंग्रेजी सेना ने उस नदी के किनारे जो भील थे, जो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में क्या कर रहे थे, अपना एक आंदोलन करने की तैयारी में थे, तो उन्होंने वहां पर फायरिंग की। अंग्रेजों के अनुसार केवल 22 लोग मारे गए थे, लेकिन वहां पर 1200 लोगों की हत्याएं हुई। भील जो जाति के जो लोग थे बड़े वीर होते हैं ये, और ये अपनी खेती पर ही निर्भर थे भाई। आजकल ज्यादातर जो भील आपके, अगर जनजाति की मैं बात करूं तो कहां पर, राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं। तो इसका जो संबंध है वो भील जाति के मोतीलाल तेजावत से संबंध है। और यहां पर आप आज जो देख रहे हैं 7 मार्च को इसके 100 साल पूरे हुए थे, इसलिए ये भाई चर्चा में था। रिपब्लिक डे के ऊपर भी आपका कह सकते हैं, गणतंत्र दिवस पर भी इस नरसंहार को लेकर के क्या किया गया था, झांकी निकाली गई थी। और बता दूं दोस्तों, ध्यान रखना, रियल में ही 1200 भील वहां पर मारे गए थे। आज भी वहां पर उन भीलों की यादों में 1200 पौधे लगा रखे हैं और उस जंगल को शहीद जंगल का नाम दे रखा उस जगह को। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो जनरल डायर ने गोली चलाई थी, उससे भी बड़ा भीषण कांड था आपका ये कहां पर, वहां पर जो कि दबा दिया था अंग्रेजों ने उसको। 7 मार्च 2022 को 7 मार्च 2022 को 100 साल पूरे हुए अभी। इस भीषण नरसंहार को कितने 100 वर्ष पूरे हुए, 100 वर्ष से पूरे हुए। बड़े ही दुख भरी घटना थी भाई, वर्ष पूरे हुए। और इस भारत माता के लिए पता नहीं कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। कुछ लोग सामने हैं, कुछ लोग बेचारे सामने आ ही नहीं पाए हैं, और जो कुछ लोग गुमनामी के अंधेरे में, जिनकी शहादत बेचारों की चली ही जाएगी। लेकिन आज का जो युवा, आज की जो सरकार है, अब हम ढूंढ रहे हैं उन शहादतों, जो शहीद देने वाले लोगों को, जिन्होंने हमारे लिए प्राणों को न्योछावर किया, हमारे लिए प्राणों को क्या किया, न्योछावर किया। तो वहीं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके 100 साल पूरे हुए। पाल जाता, ये दादावत हत्याकांड है। पाल दादावत हत्याकांड के अंदर क्या हुआ था भाई, 1200 आदिवासी, सीधा लिखेंगे 1200 जो आदिवासी हैं, इन्हें अंग्रेजों ने मार दिया था भाई। अंग्रेजों ने मारा था, ठीक है। ऐसे थे हत्या करी जो भील थे, क्या थे आपकी जाति में, भील थे भाई, ठीक है। भील जाति के जो लोग थे इनको मारा था, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं, ये कब हुआ था आपका, 17 मार्च 1922 को ये कांड हुआ था। 17 मार्च 1922 में ये कांड किया गया था भाई, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। कहां पर किया गया था, साबरकंठा जिले के, कहां पर भी आपका ये साबरकंठा, साबर जो कंठा जिला है, साबरकंठा जिले का नाम क्या है, साबरकंठा जिला। जगह की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी पाल चित्रिया
धधवा। पाल आपका साथ में क्या आ जाएगा, चित्रिया, चित्रिया, जो पाल चित्रिया। और धाधवा गांव में हुआ था, कहां पर, धाधवा, आपका वाव गांव में हुआ था। पाल चित्रिया व धाधवा गांव में ये आपका कांड हुआ था। गांव के नाम है, इन गांव में आपका कांड हुआ था, ध्यान रखें। जो वर्तमान में आपका कहां पर, अभी गुजरात राज्य में, इस समय कहां पर आपके जो हिस्सा, गुजरात में, गुजरात के अंदर ये आपका हिस्सा है, ठीक है। अमकली एकादशी पर ग्रामीण एक आंदोलन के हिस्से के रूप में हरी नदी, तो कौन से भाई, आपका एक ही आंदोलन, आंदोलन का नाम भी क्या था, एक ही आंदोलन। आंदोलन जो कि किसके खिलाफ था भाई, आपका ये टैक्स के खिलाफ था। एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन किसके खिलाफ था, आपका ये जो टैक्स या जो कर था, खेती पर जो कर लगाया गया था, उसके खिलाफ ये क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। नदी की अगर बात करते हैं तो आपकी नदी कौन सी नदी थी भाई, हीर नदी के तट पर। हीर जो नदी है, इस नदी के तट पर, सीधा सा पूछें तो नदी कौन सी आपकी, हीर नदी के तट पर ये लोग इकट्ठा थे, ठीक है। और यहाँ पर जब मांग कर रहे थे, किसके नेतृत्व में, एक ही आंदोलन का नेतृत्वकारी कौन था, तो इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं तो मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल जो तेजावत है, वो इसका क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, ध्यान रखिए, ठीक है। और भू राजस्व को लेकर के, टैक्स की बात करें हम, कर की बात करें तो भू राजस्व को लेकर के ये इस प्रकार का इन्होंने क्या किया था, एक ही आंदोलन यहाँ पर इन्होंने लागू किया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, हम अंग्रेजों की भीड़ ने मेवाड़ भील कोर, मोतीलाल और अंग्रेजों की मेवाड़ भील कोर, MBC, किसकी, मोतीलाल तेजावत की खोज करी थी। MBC, मेवाड़ जो भील जो कोर है, वो इसकी क्या कर रही थी, उन्होंने पहले इसको क्या घोषित कर रखा था, भगोड़ा घोषित कर रखा था, तलाश कर रही थी। जब सूचना मिली तो ये लोग यहाँ पर पहुंच गए और गोलीबारी में 1200 लोगों को मार दिया। किसमें भाई, गोलीबारी में 1200 लोगों को मार दिया, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, जनरल डायर ने दावा किया था कुछ और, यहाँ पर इसके समर्थन में क्या भाई, 2003 में नरसंहार स्मारक बनाया गया यहाँ पर। 2003 में मोतीलाल स्मारक, मोतीलाल जो तेजावत है, मोतीलाल तेजावत क्या बनाया गया, मोतीलाल तेजावत जो स्मारक बनाया गया। और शहीद स्मृति वन, मोतीलाल तेजावत स्मारक है जो कि किससे घिरा हुआ है, शहीद स्मृति वन से घिरा हुआ, शहीद स्मृति वन से इसको घेर रखा है, ठीक है। और गुजरात की हम कहीं यहाँ पर इनके 1200 पेड़ इनकी याद में लगा रखे हैं, 1200 पेड़ यहाँ पर जो शहीद हुए उनकी याद में लगा रखे हैं। और 2022 की जो गणतंत्र की झांकी थी, इसके अंदर इस झांकी को दिखाया गया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, पूछ लेगा हाल ही में किस घटना को 100 साल पूरे हैं, या हम पूछे कि क्या कोई आपका इस घटना से भी बड़ी घटना, आपकी जनरल डायर से भी बड़ी घटना किसी ने करवाई, हाँ करवाई है, किसने भाई, MBC ने घटना करवाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 भाई आपका, ध्यान रखिए, ठीक है। ओके, किस IIT में सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया, सीधा सा क्वेश्चन आ जाएगा कि हाल ही में किस IIT में सुपर कंप्यूटर, आपका सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। कंप्यूटर क्या, आपका कंप्यूटर स्थापित किया गया, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन पूछे, किस IIT में सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों का रहने वाला है। चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो परम गंगा कौन सा भी आपका, परम जो गंगा है, सुपर कंप्यूटर आपका परम गंगा सुपर कंप्यूटर, आपका सुपर जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर परम गंगा कह सकते हैं, स्थापित किया गया PARAM, परम गंगा स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया, मैंने ये क्वेश्चन किया तो कहां पर किया गया, IIT रुड़की में, कहां पर, रुड़की के अंदर इसे स्थापित किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत, किस मिशन के तहत, गंगा मेड इन इंडिया फोटो स्केल सुपर कंप्यूटर है आपका ये, जो परम गंगा है क्या आपका ये, मेड इन इंडिया
इंडिया, मेड इन इंडिया, आपका मेड इन इंडिया पेटा स्केल, क्या आपका ये पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है, मेड इन इंडिया पेटा स्केल आपका सुपर कंप्यूटर है ये, ध्यान रखेंगे सुपर कंप्यूटर है ये, ठीक है। कहां पर स्थापित किया है, इसे किस किस मिशन के तहत, तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की अगर हम बात करें, मिशन तो राष्ट्रीय आपका राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत, कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसको क्या किया गया है, स्थापित किया गया है, ठीक है भाई। ओके, कह सकते हैं किसके तहत भी, एनएसएम, एनएसएम के तहत इसे स्थापित किया गया है। परम गंगा की सुपर जो क्षमता है, इसकी क्षमता की अगर हम बात करते हैं, क्षमता इसकी क्या है भाई आपकी 1.66 PFLO आपका OPS, ये हो जाएगा पेटा फ्लोटिंग पॉइंट, इसको नोट कर लेंगे भाई, क्वेश्चन आ जाएगा आपका ये पेटा फ्लोटिंग FLOATING फ्लोटिंग आपका पॉइंट, पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड भैया, पर सेकेंड के हिसाब से इसकी जो स्पीड है 1.66 इसकी स्पीड है। डिजाइन किसने किया, सीडेक के द्वारा इसको क्या किया गया, सीडेक ने इसको डिजाइन किया है, डिजाइन किसने किया, सीडेक के द्वारा इसको डिजाइन किया। और साथ ही कमीशन की भी बात करें तो कमीशन भी इसी ने किया, किसने किया, सीडेक ने ही कमीशन किया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन आपका जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करता है भाई, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है कि किस आईआईटी में सुपर कंप्यूटिंग स्थापित किया, तो परम गंगा सुपर कंप्यूटर आपका आईआईटी रुड़की। स्थापना की बात करें कि जो मिशन आपका राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम की बात है, क्षमता 1.16 PFLO OPS है, पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड है, सीडेक के द्वारा डिजाइन किया गया और कमीशन यहाँ पर ये किया गया है, ठीक है। सीडेक जो आपकी है, कह सकते हैं सीडेक कहाँ की आपकी, तो ये आपकी भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, विज्ञान जो संस्थान आपका IISc बेंगलोर द्वारा कार्यान्वित है, बेंगलोर द्वारा क्या है आपका कार्यान्वित है। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला। सुपर कंप्यूटर क्या होता है भी आपका, ये आप लोग जानते हैं, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज गति से काम करने की जो क्षमता वो क्या भाई बहुत ज्यादा तेज हो, ये आपका यहाँ पर कह सकते हैं आपका सुपर कंप्यूटर, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है। चलिए मैं इसको रख कर रहा हूँ, उसके बाद भी अपना आज की क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है आपके बीच में। अगला क्वेश्चन है BBIN मोटर वाहन समझौता क्या है आपका भी, BBIN क्वेश्चन नंबर 10 भाई आपका BBIN मोटर वाहन समझौता क्या है, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, सीधी सी बात करें, यानी कि जो ट्रक सामान लेकर के जाते हैं, यानी कि भारत का ट्रक सीधा नेपाल चला जाए, नेपाल का ट्रक सीधा भारत आ जाए, यानी कि वो देश, यानी कि अब क्या है, जैसे कोई सामान जा रहा था नेपाल बॉर्डर तक गया, नेपाल बॉर्डर में उतार करके क्या करते हैं, नेपाल के ट्रक में डालते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, अब हम सीधे नेपाल में जहां तक जाना वहां तक हमारा ही ट्रक चला जाएगा, यानी कि एक वाहन समझौता किया कि एक देश दूसरे देश में अपना वाहन चला सकता है। देसी सी भाषा में बात करें तो यानी कि एक देश क्या करेगा अपना दूसरे देश में, तो पहले तो बात कर लेते हैं आपका एक देश दूसरे देश में क्या कराए अपना वाहन चला सके, ये बात हो रही है। तो कौन से देश भी आपका बी से बांग्लादेश में क्या बन जाएगा आपका बांग्लादेश, फिर आपका क्या बन जाएगा भूटान, आई से इंडिया क्या होगा आपका इंडिया, एन से आपका नेपाल,
यानी कि चारों जो देश है, इन चारों देशों के बीच में ये समझौता हुआ है वाहन समझौता MVA पर 2015 में सभी ने हस्ताक्षर किए गए थे। कब भाई आपका जो MV मोटर व्हीकल कह सकते हैं एक्ट जो आपका 2015 पर इन चारों ने क्या किए थे, सिग्नेचर किए थे, ध्यान रखेंगे आपका, ठीक है। इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, प्रत्येक देश, इन चारों में प्रत्येक देश क्या करेगा, प्रत्येक देश अपना जो वाहन है, अपना वाहन दूसरे देश में क्या कर सकता है, चला सकता है, ठीक है। चलो क्या कर सकता है, दूसरे देश में चला सकता है। वाहनों को केवल क्या होगा भाई, वाहनों को केवल एक ऑनलाइन इलेक्ट्रिक क्या रहेगा भाई आपका, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक जो परमिट है वो क्या करना पड़ेगा, परमिट प्राप्त करना होगा, सिर्फ सीधा एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक परमिट प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे कैंटर गया आपका, तो कैंटर में एक सेंसर टाइप में कुछ चिपका दिया जाएगा, जहां पर वो कैंटर खुलेगा तो ट्रेस भी हो सकता है, कहां पर खुल रहा है, कहां पर वो सामान अनलोड हो रहा है, तो वो सारी चीजें। तो उद्देश्य से मैं कहूँ तो आपका क्या, प्रत्येक देश अपना वाहन दूसरे देश में चला सकता है, ये समझौता हुआ है, ठीक है। सीमा पर आपको खाली करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या रहेगा, जीपीएस जो आपका क्या रहेगा, ट्रैकिंग सिस्टम रहेगा। ट्रैकिंग की अगर हम बात करें तो जीपीएस डिवाइस यहाँ पर लगे रहेंगे, डिवाइस भी, और इलेक्ट्रॉनिक सील, और क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक सील लगेगी किस पर भी, सामान के ऊपर, कि सामान कहाँ पर अनलोड हो रहा है, यानी कि जो कैंटर टाइप के आपके हैं उनके ऊपर क्या लगेगी, सील यहाँ पर लगा दी जाएगी, ठीक है। सभी 4 देश हैं हो चुके हैं, राजी हो चुके हैं। लेकिन इसमें क्या भाई 2016 में भूटान की जो संसद है, भूटान की संसद ने इस पर क्या कर रखा, ऑब्जेक्शन किया। भूटान की संसद ने क्या किया, ऑब्जेक्शन किया कि हम दूसरे देश के अगर यहाँ लेकर के आएंगे ट्रक है तो क्या होगा भाई, ट्रक दूसरे देश के यहाँ पर लेकर के हम आएंगे तो क्या होगा, हमारे ट्रकों की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन भारत के साथ इसका पहले ही वाहन समझौता हो रखा है, तो ये बात केवल नेपाल बांग्लादेश पर ही लागू होगी, नेपाल और बांग्लादेश पर ही लागू होगी। भारत पर ये बात, इसका जो ऑब्जेक्शन है वो लागू नहीं होगा। भारत को एक किस्म से इसने ऑलरेडी पहले ही परमिट कर रखा है, द्विपक्षीय समझौता कर रखा है भारत के साथ। इसने कह सकते हैं भारत के साथ इसने क्या कर रखा है, द्विपक्षीय समझौता कर रखा है। 8 मार्च 2022 को हुई एक बैठक आयोजित की गई, 8 मार्च 2022 को, अभी हाल ही में 8 मार्च 2022 को बैठक आयोजित हुई है। कहां पर, बांग्लादेश नेपाल ने नई दिल्ली में, कहां पर भी आपने, दिल्ली के अंदर ये बैठक आयोजित की गई थी। और BBIN लागू करने का समझौता, BB जो IN है और M जो आपका MVA लागू करने की बात की गई, क्या की, लागू करने की बात करी है इन्होंने आपस में, ठीक है। चलिए, ये ज्ञान सहायता एशियाई विकास बोर्ड द्वारा प्रदान की गई। इसकी बैठक को तकनीकी सहायता से बैठक हुई है। तो प्रोटोकॉल इसका जो एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा इसकी क्या की गई, ADB ने इस तकनीकी को तकनीकी सहायता किसने दी, तकनीकी जो एशिया डेवलपमेंट बैंक, तकनीकी जो सहायता प्रदान करी किसने करी है, इसी के द्वारा की गई है, ठीक है भाई। ये दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को, यानी कि सार्क देशों को कह सकते हैं आप, सार्क जो देश हैं, सार्क दक्षिणी एशियाई जो देश हैं उनमें क्या करेगा, व्यापार को बढ़ावा देगा। क्या करेगा भाई, दक्षिणी एशियाई जो क्षेत्र है व्यापार को कनेक्टिविटी और बढ़ावा यहाँ पर ये देने वाला। चलिए भाई, आज की जो क्लास थी थोड़ी सी लंबी हो गई है दोस्तों। पहली बात तो ये है कि बहुत बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के बीच में निकला है भाई। हम इसी तरीके से आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के आते रहेंगे उज्जवल परिवार की तरफ से। दोस्तों लास्ट वार्निंग मेरी सिर्फ इतनी ही है, क्लास को स्किप नहीं करना। पता नहीं कौन सा वर्ड आपको आपके पेपर में मिल जाएगा, पेपरों का सीजन चलता आ रहा है, तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, क्लास को शेयर करें, क्लास को स्किप नहीं करें, लाइक करें ना करें डजेंट मैटर भाई, बट क्लास को शेयर करें और स्किप करके ना देखें, नुकसान हो जाएगा आपका। मैं फिर भी पेपर के बाद जब वो क्वेश्चन आप लेकर के आएंगे, सर ये कहाँ था, तो हो सकता मैं किसी न किसी क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिखा दूं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।